जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल PRS द फ्यूचर एकेडमी में। और आज हम लोग बच्चों क्या करेंगे, त्रिभुज जो एक्सरसाइज 6 है और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके एग्ज़ाम के नज़रिए से भी और समझने के नज़रिए से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट। इसमें तो आपका दिमाग यहीं पर रहना चाहिए, क्योंकि ये जो जितने भी आपके चैप्टर हैं क्लास 10th में उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा आप लोग। और ये 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, त्रिभुज से ही सिर्फ 12 नंबर का आएगा। समझ में आया? तो चलिए हम बात करते हैं कि त्रिभुज में हमको पढ़ना क्या है। तो आज जो अभी हम पढ़ने चल रहे हैं वो त्रिभुज का जो पहली एक्सरसाइज है उसके लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, पहले हम उसकी बात करेंगे। तो जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो हम 2 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। पहली चीज़ हम पढ़ेंगे कि सर्वांगसम आकृतियां क्या होती है, सर्वांगसम आकृति क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको कॉन्ग्रुएंट फिगर बोल सकते हैं। दूसरे को हम जो दूसरा हमको पढ़ना है वो इसी में उसको बोलेंगे समरूप, सिमिलर, समरूप आकृति। इसको हम दोनों को बारी बारी से पढ़ेंगे कि सर्वांगसम क्या होता है और समरूप क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं पहले कि सर्वांगसम आकृति किसको कहते हैं। ऐसी कौन सी आकृति है जिसकी आकृति को हम सर्वांगसम बोलेंगे। अब सर्वांगसम का मतलब ये होता है, पहली चीज तो आप जानिए कि अगर जैसे 2 आकृति की हम बात करें तो जैसे हम ये आकृति, एक आकृति हम ले लेते हैं, ये ले लिया हमने चतुर्भुज ले लिया, ये हम क्या ले लिए हैं, चतुर्भुज ले लिए हैं। और ये हम ले लिए हैं वृत्त, ये हम ले लिए हैं चतुर्भुज और ये ले लिए हैं वृत्त। तो क्या ये दोनों सर्वांगसम होंगी? तो बिल्कुल भी नहीं होंगी, क्योंकि ये दोनों आकृतियां अलग अलग हैं, इसलिए सर्वांगसम होने की कोई बात ही नहीं हो सकती, कोई हो ही नहीं सकता सर्वांगसम। तो सर्वांगसम होने के लिए जो पहली शर्त है, दोनों आकृतियों को एक जैसा होना चाहिए। दोनों आकृतियों को क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। एक जैसा का मतलब कि अगर ये चतुर्भुज है तो दूसरा भी चतुर्भुज ही होना चाहिए, अगर ये वृत्त है तो दूसरा भी वृत्त होना चाहिए। तभी इन दोनों में हम तुलना करेंगे कि क्या यह सर्वांगसम है कि नहीं या समरूप है कि नहीं। तो इन दोनों के लिए जरूरी, सबसे पहले ये जरूरी है कि जो 2 आकृतियां जो हम प्रूव करेंगे कि ये दोनों समरूप है कि सर्वांगसम है, वहां कम से कम आपको 2 आकृति की जरूरत पड़ेगी, कोई भी 2 फिगर की जरूरत पड़ेगी। और वो दोनों फिगर सेम होने चाहिए। सेम होने का मतलब है कि अगर ये चतुर्भुज है तो अगला वाला भी चतुर्भुज होना चाहिए, और अगर ये वृत्त है तो अगला वाला भी क्या होना चाहिए, वृत्त होना चाहिए। इतनी बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। समझ में आया ना? तो बेसिकली क्या है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं त्रिभुज के बारे में, तो हम त्रिभुज के बारे में ही बात करेंगे। आपकी एक्सरसाइज में चतुर्भुज भी है, लेकिन हम जो बात करेंगे वो त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं कि अगर 2 त्रिभुज हैं, ये एक त्रिभुज हम ले लिए हैं और ये हम ले लिए हैं दूसरा त्रिभुज, ये हम ले लिए हैं 2 त्रिभुज। अब ये पूछा जाए कि ये सर्वांगसम है कि नहीं, तो इसका मतलब ये है, सीधे सीधे आप समझिए, कोई भी 2 आकृति सर्वांगसम तब होगी, कोई भी 2 आकृति सर्वांगसम तब होगी जब वो एक दूसरे पे सीधे आके बैठ जाए। जैसे सेब आपने देखा, सेब को जब बीच से आप काट देंगे तो वो दोनों को अगर काटने के बाद फिर मिलाने की कोशिश करेंगे तो वो पूरा मिल जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो शेप का जो आकार होता है बीच से काटने पर वो समरूप होता है, वो सर्वांगसम होता है। तो जो सर्वांगसम होगा, अगर इस त्रिभुज को इस त्रिभुज में बैठाएं तो पूरा का पूरा फिट बैठना चाहिए, तब तो वो हो जाएगा सर्वांगसम। समझ में आया? सर्वांगसम जो होगा, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के बिल्कुल फिट बैठेगा तब होगा सर्वांगसम। लेकिन मैथ की लैंग्वेज में तो ऐसे बोलेंगे नहीं कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज में बिल्कुल फिट बैठेगा, तब मैथ की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, चलिए उसके बात करते हैं। अगर इस त्रिभुज का बात किया जाए तो देखा जाएगी इसको ए बी सी और इसका होगा ए बी सी।
ओके। अब त्रिभुज है तो त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। ये एक कोण हो गया और ये 2 कोण हो गया, ये तीसरा हो गया। इसी प्रकार से इसमें भी ये हो गया पहला, इसका नाम अलग अलग रखेंगे। ये ABC है तो इसका नाम हम DEF करेंगे। ओके, ये इसका पहला कोण, ये दूसरा कोण, ये तीसरा कोण। और त्रिभुज है तो त्रिभुज में कितनी साइडें होंगी? त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो 1 2 3, 1 2 3, मतलब इसकी पहली भुजा AB है, इसकी पहली भुजा DE है, तो ऐसा होगा। तो अब यहां तक की बात हुआ। अब हम कैसे मैथमेटिकली भाषा में बोलेंगे कि समरूपता, सर्वांग समता की पहचान क्या है? तो हम जो बात कर रहे हैं ना, वो सर्वांग समता के लिए बात कर रहे हैं भैया। किसकी बात कर रहे हैं? सर्वांग समता की बात कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंसी की। अब देखिए, 2 त्रिभुज कब कॉन्ग्रुएंस होंगे, कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? तो उसके लिए क्या है कि इसका ये एंगल इसके इस एंगल के बराबर होगा, इसका ये एंगल इसके इस एंगल के बराबर होगा, इसका ये एंगल इसके इस एंगल के बराबर होगा। अतः हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज का इस त्रिभुज के तीनों एंगल इस त्रिभुज के तीनों एंगल के बराबर होने चाहिए। पहली शर्त जो है कॉन्ग्रुएंसी की, कि इसके तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर होने चाहिए। अगर बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि वो सर्वांग समता है। तो देखिए, इसको हम कह सकते हैं कि एंगल A बराबर होना चाहिए एंगल D के, एंगल B बराबर होना चाहिए, एंगल B बराबर होना चाहिए एंगल E के, और एंगल C बराबर होना चाहिए एंगल F के। इसका मतलब यह है कि अगर हम इसको दे दें 50 डिग्री, इसका नाम हम दे दें 60, और इसका तब ये कितना हो जाएगा 70, ठीक है। तो इसका भी कितना होगा? 50 होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 70 डिग्री होगा। समझ में आया ना? कि ये देखिए, एंगल A बराबर एंगल D कितना? ये भी 50 है, ये भी 50 है, तो ये दोनों बराबर। अब एंगल B बराबर 60 डिग्री है, एंगल B बराबर 60 डिग्री, एंगल E बराबर भी 60 डिग्री है, तो ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। ये पहली शर्त हुई। लेकिन एक ही शर्त से काम नहीं चलने वाला है, 2 शर्त होती है, दोनों शर्त को ही कंप्लीट करना चाहिए। तो जो दूसरी शर्त है इसके लिए, दूसरी शर्त ये है कि इनकी जो भुजाएं हैं, भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए। तो अगर इस भुजा को हम दें 4, तो ये भी कितना होना चाहिए? 4 सेंटीमीटर। अगर इसका हम दे दें 5, तो ये भी कितना होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर। अगर हम इसको दे दें 6, तो ये भी होना चाहिए 6 सेंटीमीटर। अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो भी कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। मतलब AB बराबर हो जाएगा किसके? DE के। AB बराबर है किसके? DE के। और BC बराबर है किसके? EF के। BC बराबर है EF के। और AC बराबर होना चाहिए किसके? DE के। AC बराबर होना चाहिए DF के। ये चीजें अगर किसी 2 आकृति, और बेसिकली हम त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो त्रिभुज की बात करेंगे। बेसिकली अगर 2 त्रिभुज हैं और उनकी सभी कोण भी बराबर हैं और सभी साइडें भी एक दूसरे के बराबर हैं, तो वो कैसी हो जाएंगी? वो सर्वांग सम हो जाएगा। ये तो बात हमने त्रिभुज में किया। अब ऐसी कोई भी आकृति आप मान लीजिए आप चतुर्भुज की बात कर रहे हैं, तो चतुर्भुज के जो 2 त्रिभुज, अगर सर्वांगसम प्रूव करेंगे तो 2 चतुर्भुज होना चाहिए ना। तो वो जो दोनों चतुर्भुज, सपोज दैट ये देखिए, ये एक चतुर्भुज ले लिए, ये दूसरा चतुर्भुज ले लिए, तो इसके जो चारों कोण है ना, इसके चारों कोण के बराबर होने चाहिए, तो पहली शर्त पूरा करेगा। और इसके जो चारों भुजाएं हैं ना, ये चारों 4 4 2 2, ये जो चारों भुजाएं हैं वो एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। देखिए, 2 ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर। तो आप 3 लिखिए, 4 लिखिए, अभी तो यहां समझने के लिए। तो ये भी कैसा हो जाएगा? ये भी सर्वांगसम हो जाएगा। तो सर्वांगसम होने के लिए पहली शर्त, सभी कोण बराबर और सभी साइड बराबर होना चाहिए, सभी कोण बराबर होना चाहिए और सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तब हम उसको कहेंगे कि ये सर्वांगसम आकृति होगी। ओके, अब हम बात करेंगे किसकी? दूसरे की, समरूप आकृति की, सिमिलर फिगर की। क्या होता है सिमिलर फिगर? किसको हम कहेंगे सिमिलर फिगर? तो सिमिलर फिगर के लिए भी जो आकृतियां होनी चाहिए ना, ये एक ही बिरादरी की होनी चाहिए। एक ही बिरादरी का कहने का मतलब ये है कि ये त्रिभुज है तो ये भी त्रिभुज होना चाहिए, अगर ये चतुर्भुज है तो ये भी चतुर्भुज होना चाहिए।
कभी आप दो ऐसे आकृतियों की तुलना नहीं कर पाएंगे जो अलग अलग बिरादरी में आते हों। अलग अलग बिरादरी करने का मतलब, अगर एक त्रिभुज दे दिया जाए आपको और एक आपको वृत्त दे दिया जाए और आपसे ये पूछा जाए कि बताइए ये सर्वांगसम है कि समरूप है, तब वहां पर आप प्रूव नहीं कर पाएंगे कि ये सर्वांगसम है कि प्रूव है, क्योंकि सर्वांगसम और समरूप को प्रूव करने के लिए जो बेसिक जरूरत है आपकी, वो दोनों मतलब एक ही बिरादरी की होनी चाहिए। अगर चतुर्भुज है तो चतुर्भुज, त्रिभुज है तो त्रिभुज, पंचभुज है तो पंचभुज। चलिए बात करते हैं समरूप आकृति की। तो दूसरा जो हमको देखेंगे वो देखेंगे समरूप, समरूपता, इसको सिमिलर फिगर, सिमिलरिटी जिसको बोलते हैं। अब ये क्या होती है, इसकी भी बात हम त्रिभुज से ही करते हैं। चलिए त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज ये बनाया हमने, इसका नाम दे दिया ABC। दूसरा हम त्रिभुज बना रहे हैं। अब आप कहेंगे सर एक बड़ा एक छोटा काहे बना रहे हैं, तो उसका पीछे रीजन है DEF। हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमको पता है कि समरूपता के लिए हमको क्या जरूरत है। आपको नहीं पता है, लेकिन अभी आपको भी पता चल जाएगा कि हम इसको छोटा और बड़ा क्यों बनाए हैं। हम देखिए, ये एंगल दिया गया है, 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 ये एंगल दिया गया। अब देखिए, इसमें भी दो शर्तें होंगी, दो कंडीशन होंगी। पहली कंडीशन की हम बात करें अगर, तो पहली कंडीशन सेम यही रहेगा कि जो कोण A बराबर होना चाहिए कोण D के, कोण B बराबर होना चाहिए कोण E के, और कोण C बराबर होना चाहिए कोण F के। पहली शर्त तो जो ये है सेम वही होना चाहिए, कि मतलब अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होना चाहिए, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होना चाहिए, ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होना चाहिए। यहाँ तक की बात होगी। तो मतलब ये पहली लैंग्वेज में तो हम ये लिख सकते हैं कि एंगल A बराबर एंगल D के, और एंगल B बराबर है एंगल E के, और एंगल C बराबर है एंगल F के। मतलब एंगल A बराबर है एंगल D के, एंगल B बराबर है एंगल E के, एंगल C बराबर है एंगल F के। यही हमने लिख दिया। अब हम बात करते हैं दूसरी जो शर्त है, महत्वपूर्ण शर्त है। इसमें क्या होता है कि जो इनकी भुजाएं हैं उनका अनुपात बराबर होना चाहिए। कैसे, मतलब क्या हम बोल रहे हैं, हमारे बोलने का मतलब यह है कि जैसे इसमें क्या था, AB बराबर था DE के, AB बराबर था DE के, लेकिन इसमें क्या होगा, AB अपॉन DE का जो अनुपात आएगा, मतलब इसका और इसका जो अनुपात आएगा, माने अगर इसका अनुपात हम इसको 3 मान लें, इसको 6 मान लें, इसको 4 माने, इसको 8 मान लें, इसको 5 माने और इसको 10 मान लें, तो देखिए होता क्या है। जैसे हम लिखेंगे AB अपॉन DE, पहले में बराबर दिखाए थे ना, लेकिन इसमें अनुपात में दिखाएंगे AB अपॉन DE। देखिए AB का मान यहाँ से कितना है, 3 है तो 3 करेंगे, और DE का मान कितना है, 6 है तो 6 करेंगे। इसको काट दीजिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। इसका मतलब आ गया इसका आंसर 1/2। चलिए दूसरी बात करते हैं। दूसरा यहाँ हमने देखा था कि BC बराबर था EF के, जो BC बराबर था EF के, यहाँ पर F नहीं लिखा है, तो BC बराबर था EF के, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, BC बराबर नहीं दिखाएंगे, यहाँ पर दिखाएंगे BC अपॉन EF। BC अपॉन EF का मान निकालेंगे, तो BC का मान 5 दिया गया है और EF का मान कितना दिया है, 10 दिया है, 10 दिया है। काट दीजिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इसका भी आ गया 1/2। अब तीसरा जो था इसमें, उसमें हम निकाले थे AC बराबर DF, तो इसमें बराबर नहीं निकालेंगे, AC अपॉन DF निकालेंगे। तो यहां अगर बात करें हम, तो यहां निकालेंगे AC अपॉन DF। अब AC का अगर मान आप ध्यान से देखेंगे तो AC का मान 4 दिया गया है और DF का मान कितना दिया गया है, 8 दिया है, और इसको काटेंगे तो भी आंसर कितना आ रहा है, AC अपॉन DF कितना आ रहा है, इसको काटेंगे तो 1/2। इसका मतलब क्या है कि इसमें भुजाएं बराबर नहीं होंगी, भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। इसके कहने का मतलब यह है कि इसमें भुजाएं, समरूपता में भुजाएं बराबर नहीं होगी, बल्कि भुजाओं का देखिए जो अनुपात है, इन भुजाओं का, इस और इस भुजा का अनुपात बराबर होगा, इस और इस भुजा के अनुपात के बराबर होगा, इस और इस भुजा के अनुपात के। मतलब देखिए इसका मान निकाले हैं तो भी 1/2,
इस भुजा का अनुपात निकाले हैं तो भी 1/2, इस भुजा का अनुपात निकाले हैं तो भी 1/2। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, इसमें पहली शर्त ये है, दूसरी शर्त में हम ये कह सकते हैं कि AB अपॉन DE बराबर होगा AC अपॉन DF के, और ये बराबर होगा BC अपॉन EF के। ये दो शर्त किसकी है? समरूपता की है। तो अगर कोई भी दो त्रिभुज है और ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि उसके पूरे दोनों एंगल बराबर, तीनों एंगल बराबर और उन भुजाओं का अनुपात बराबर, तो कौन सा कैसा है? वो सिमिलर फिगर कहलाएगा। और अगर हम ये प्रूव कर देते हैं कि तीनों एंगल इक्वल और उनकी भुजाएं भी इक्वल, तो वो कॉन्ग्रुएंसी को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये बेसिक चीजें हैं जिसको जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप और एक चीज कि आप जब नए हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वो वहाँ पर इससे पिछले जितने भी चैप्टर पढ़ाए गए हैं सभी की वीडियो है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा तक अपने दोस्तों तक इसको शेयर करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि हमारे पढ़ाने का तरीका यही रहेगा। पहले हम आपको इंट्रो पार्ट कराएंगे, फिर उसके बाद हम आपको एक्सरसाइज कराएंगे। तो यहाँ पर हमने इंट्रो कराया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको। और इसमें जो ध्यान रखने वाली पॉइंट है ये है, ये दोनों पॉइंट और ये दोनों पॉइंट कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसका एक्सरसाइज करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, प्रश्नावली 6.1 का। देखिए क्या है, दिया गया है कि कोष्ठक में दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरना है। यहाँ पर कुछ दिए गए हैं और आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो फर्स्ट क्या है, सभी वृत्त, फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके बाद होते हैं। आपको क्या करना है, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, उसी को भरना है। तो सोचिए जरा कि सभी वृत्त कैसे होते हैं, सर्वांगसम होते हैं कि समरूप होते हैं? तो देखिए जैसे ही सर्वांगसम और समरूप आएगा तो दोनों की आपको प्रॉपर्टी याद होना चाहिए। सर्वांगसम में क्या होता है, सर्वांगसम में आपका क्या होता है कि, एक सेकंड, देखिए सर्वांगसम में क्या होता है, सर्वांगसम और समरूप में, सर्वांगसम में होगा कि जो एंगल होंगे सारे एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, सभी कोण बराबर होते हैं। जितने भी कोण रहेंगे सभी कोण बराबर होते हैं, और सभी भुजाएं भी बराबर होती हैं, और सभी भुजाएं जो संगत भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं। ये हम बता चुके हैं। समरूप में क्या होता है, सभी कोण बराबर होते हैं। चलिए इसमें भी सभी कोण बराबर हैं, सभी कोण बराबर हैं, लेकिन जो भुजाएं हैं उनका अनुपात बराबर होना चाहिए, भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। यही दो कंडीशन हमने इससे पहले अभी बताया है दोनों की। तो अब यहां पर देखिए वृत्त की बात किया ना है, मतलब ये दो वृत्त, सभी वृत्त का मतलब क्या हो जाएगा, एक छोटा तो दूसरा बड़ा हो सकता है। सभी वृत्त की बात किया है ना, सभी वृत्त होते हैं, तो सभी वृत्त कभी एक जैसे तो हो नहीं सकते, कभी एक वृत्त बड़ा होगा, कभी एक वृत्त छोटा होगा, ऐसा हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। तो सभी वृत्त मतलब हम दो वृत्त ले लिए। अब इन दोनों को अगर देखा जाए, और एक चीज हमने पहले ही बताया था कि जो सर्वांगसम होगा ना वो एकदम फिट बैठेगा, जैसे सेब को बीच से काट दिया जाए और बैठाया जाए तो बैठ जाएगा। तो क्या ये वृत्त इस वृत्त में कभी बैठेगा? बिल्कुल नहीं बैठेगा। इसका मतलब सर्वांगसम की जो हमने एक ढंग से थ्योरेटिकल बात एग्जाम्पल के थ्रू बोली थी वही क्लियर हो गया कि ये सर्वांगसम नहीं है, लेकिन फिर भी इसके हिसाब से देख लेते हैं। तो सभी कोण बराबर, तो हाँ यार, क्योंकि त्रिभुज वृत्त है तो वृत्त का जो कोण होता है वो 360 डिग्री इसका भी होगा, 360 डिग्री इसका भी होगा। लेकिन इसकी जो भुजाएं हैं, भुजाएं बराबर होनी चाहिए ना, लेकिन इसकी भुजा तो बराबर नहीं है। अब आप कहेंगे कि सर इसमें भुजा कहाँ होती है, तो ठीक है, भुजा नहीं होती, त्रिज्या तो होती है ना। तो देखिए इसकी त्रिज्या कम है ऐसे ही दिख रहा है, और इसकी त्रिज्या ज्यादा है, इसलिए सर्वांगसम नहीं होगा। तब यहां पर क्या भरा जाएगा, यहां पर भरा जाएगा समरूप। क्या भरा जाएगा, समरूप होते हैं।
ठीक है, तो इसके कोण भी बराबर होंगे और इनका अनुपात बराबर होगा, क्योंकि दो ही त्रिभुज है और एक ही साइड है तो अनुपात तो वही रहेगा, इसलिए यहां पर समरूप होगा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया इसका एक्सप्लेनेशन। सेकंड देखते हैं, सभी वर्ग होते हैं, फिर वही बात, और इसमें भी सर्वांग सम या समरूप में से भरना है। तो सभी की जैसे ही बात करें तो आपको एक चीज बता दें, सभी की बात करेगा ना तो वो समरूप ही होगा। क्यों समरूप होगा? क्योंकि सभी में सभी वर्ग का मतलब एक वर्ग छोटा हो सकता है और एक वर्ग बड़ा हो सकता है। जैसे ही एक छोटा हुआ एक बड़ा हुआ तो वो सर्वांग सम तो नहीं होगा, वो समरूप हो जाएगा। तो बिना सोचे समझे हम यहाँ पे समरूप लिख सकते हैं। लेकिन अगर इसका भी एक्सप्लेनेशन देखें तो इसके चारों कोण तो बराबर होंगे, इसके क्या होंगे? चारों कोण तो बराबर होंगे, लेकिन चारों भुजाएं बराबर नहीं हैं, इसलिए यह समरूप सर्वांग सम नहीं होगा, समरूप होगा। तीसरे की बात करते हैं, सभी, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके बाद है त्रिभुज समरूप होते हैं। ऐसे कौन से त्रिभुज होंगे जो समरूप होंगे और सभी त्रिभुज? तो देखिए यहां पर बताते हैं आपको, देखिए अब सभी त्रिभुज समरूप होंगे, ब्रैकेट में आपका है समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु। तो बारी बारी से एक एक देख लेते हैं। समद्विबाहु क्या होता है, समबाहु क्या होता है? तो समद्विबाहु त्रिभुज है ना, तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब यह होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। क्या? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं उसको हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे एक त्रिभुज इसको मान लेते हैं और एक त्रिभुज इसका मान लेते हैं, ये देखिए। अब इसकी भुजा हम मानते हैं 5 और इसकी भी 5 मान लें, इसकी मान लें 6, इसकी मान लें 4, इसकी मान लें 4 और इसकी मान लें 5। समझ में आया? तो ये दो त्रिभुज किस प्रकार के हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए ना, इन दोनों की दो भुजा बराबर, इन दोनों की दो भुजा बराबर, एक भुजा अलग अलग। अब क्या यह समद्विबाहु त्रिभुज है, यह समरूप होगा? देखते हैं, जरा देखते हैं। तो अगर इसमें समरूप होने के लिए प्रॉपर्टी ये है कि तीनों एंगल बराबर होना चाहिए। तो अगर इसका एंगल हम बराबर भी कर दें कि चलिए भाई एंगल हम इसका बराबर कर दे रहे हैं, एंगल बराबर हो जाता है। और एंगल भी बराबर होगा नहीं, देख भी सकते हैं, जब आप बनाएंगे तो एंगल बराबर नहीं होगा। चलिए ये अगर बराबर भी हो जाएगा तो जो अनुपात होना चाहिए ना, भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो देखिए ये 4 है और ये 5 है, एक का 4/5 आ रहा है, इसका भी 4 है, इसका भी 5 है, तो ये भी 4/5 आ रहा है। अगर इन दोनों का अनुपात भी 4/5 आ जाएगा तब तो समरूप हो जाएगा। लेकिन अगर इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो ये 5/6 आएगा, जो कि इसके बराबर नहीं है। इसलिए जो सभी त्रिभुज होते हैं वो समद्विबाहु तो नहीं होंगे। अब चेक करते हैं समबाहु। तो एक आंसर तो आपको मिल गया कि अगर समद्विबाहु नहीं है तो समबाहु होगा। कैसे होता है उसकी बात करते हैं। अब समबाहु त्रिभुज क्या होता है? तो देखिए, जो समबाहु त्रिभुज होता है उसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं? तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर ये तीनों भुजाएं मतलब इक्वल बना हुआ है, देखने में छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन इसकी जो यूनिट लेंगे हम वो सेम लेंगे। इसका 3, ये 3, ये 3, ये एक प्रकार का हो गया। अब इसका हम ले लेते हैं 4 ले लेते हैं, इसका 4 ले लेते हैं, इसका 4 ले लेते हैं। अब समबाहु त्रिभुज है ना, तो ये भी देखिए एक समबाहु त्रिभुज है, ये भी देखिए एक समबाहु त्रिभुज है। किसकी? इसकी तीनों साइडें बराबर है तो ये समबाहु, इसकी तीनों साइडें बराबर है तो ये समबाहु। अब समबाहु का एक और गुण होता है, वो क्या है कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60-60 डिग्री के होते हैं। जो समबाहु त्रिभुज होता है उसके तीनों कोण 60-60 डिग्री के होते हैं। तो इसके भी सारे कोण कितने डिग्री के हो जाएंगे? 60-60 डिग्री के। तो पहली शर्त तो ये कंप्लीट कर देता है कि तीनों जो कोण है वो बराबर। तो पहली शर्त पूरी। क्या दूसरी शर्त भी पूरी करता है? तो देखिए ना, यहाँ पर ये AB/DC करेंगे तो 3/4 आएगा, फिर AC/DF करेंगे तो भी 3/4 आएगा, और BC/EF करेंगे तो भी 3/4 आएगा। मतलब दोनों जो प्रॉपर्टी उसको फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब ये कि यहां पर क्या भरा जाएगा? समबाहु। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। क्या? कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज। अब बहुभुज का मतलब समझिए जरा। बहुभुज हम उसको कहते हैं जिसकी बहुत सारी भुजाएं हों।
3 भुजा हो जाए, 4 भुजा हो जाए, 5 भुजा हो जाए, उसको बहुभुज बोलते हैं। तो ठीक है, भुजाओं की संख्या समान है तो एक त्रिभुज भी बहुभुज कहलाएगा। तो अगर 2 बहुभुज समरूप है तो उसके लिए उनके, अब यहीं पे आप समझदार होंगे तो समझ जाएंगे, समरूप की बात कर रहा है। अगर समरूप की बात कर रहा है इसका मतलब सभी कोण बराबर होने चाहिए और उनकी जो भुजाओं का अनुपात है वो बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब उनके संगत, उनकी भुजाएं, अब उनके जो संगत कोण है, आप शायद बुक में पूरा लिखे नहीं है, संगत कोण, हाँ यहाँ पे संगत कोण, उनके संगत कोण, यहाँ पे उनके संगत कोण, तो समरूप के लिए संगत कोण कैसे होने चाहिए? बराबर। इसका मतलब इन दोनों में से केवल भरा जाएगा, तो इससे यहां पर तो आ जाएगा बराबर। तो एक ही बच रहा है ना भाई साहब, समानुपाती, तो इसको लिख दो समानुपाती। अब समानुपाती का मतलब क्या होगा? आपके दिमाग में आएगा कि सर समानुपाती क्या है? जो अभी बता रहे हैं ना कि रेशियो समान होना चाहिए, वही समानुपाती है। तो उम्मीद है कि ये जो दिए तो गए थे, अब पीछे से आपके सभी के बुक में आंसर तो दिया है, उसको देख के आंसर लिख सकते थे, लेकिन अब हमको उम्मीद है कि ये आप बेहतर ढंग से इसको समझ पाए होंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए क्या दिया है, निम्न युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण देना है। मतलब पहला उदाहरण देना है ये समरूप आकृतियों का, और दूसरा उदाहरण देना है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। वेरी सिंपल है, ऐसी बहुत सी आकृतियां हैं जो समरूप आकृतियां नहीं हैं। समरूप आकृतियां हैं, जैसे अभी आपने आपके क्वेश्चन से ही बोले तो जो पहला था वो दिया गया था सभी वृत्त। तो सभी जो वृत्त होते हैं वो कैसे होते हैं? सभी प्रकार के वृत्त जो होते हैं वो समरूप होते हैं। और आप ही का जो दिया गया था दूसरा, अगर दूसरा उदाहरण ले तो सभी वर्ग, सभी जो वर्ग होगा वो भी कैसा होगा? सभी जो वर्ग होगा वो समरूप होगा। आप अच्छे से अभी समझाए हैं कि सभी वृत्त क्यों समरूप है और सभी वर्ग क्यों समरूप है। तो इसका ये पहला हो सकता है एग्जाम्पल होगा। चलिए अब दूसरा देखते हैं। अब दूसरा क्या, अब आकृतियां, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। अब हमको ऐसा बताना है कि ऐसी कौन सी आकृतियां हैं जो समरूप नहीं है। तो समरूप के लिए देखिए ध्यान से, अगर आप समझिएगा तो अगर हम आयत को ले लें और वर्ग को ले लें, आयत और वर्ग को ले लेंगे तो ये कभी भी समरूप नहीं हो सकता है। आप देख सकते हैं आयत लेंगे वर्ग लेंगे वो समरूप नहीं आएगा। दूसरा अगर एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। दूसरा अगर एक एग्जाम्पल इसका हम ले लें, अगर हम एक समकोण त्रिभुज ले लें, कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज ले लें, और एक त्रिभुज ले लें समबाहु त्रिभुज ले लें, समबाहु त्रिभुज ले लें, तो आयत और वर्ग लेंगे तो भी वो समरूप नहीं होगा। समकोण त्रिभुज लेंगे और समबाहु त्रिभुज लेंगे तो भी वो समरूप नहीं होगा। मतलब आयत और वर्ग की अगर हम तुलना करेंगे तो वो समरूप की प्रॉपर्टी पर नहीं बैठेगा, और समकोण त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज की भी बात करेंगे तो भी वो जो समरूप की प्रॉपर्टी उस पर नहीं बैठेगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि बताइए कि निम्न चतुर्भुज समरूप है कि नहीं। आपके पास देखिए जब भी कभी समरूप बोलेगा या सर्वांगसम बोलेगा तो आपको 2 फिगर देगा ही देगा। तो यहां पर भी 2 फिगर दिया है और आपको यह बताना है कि ये 2 फिगर समरूप है कि नहीं। आपको यही चेक करना है कि ये समरूप है कि नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले समरूप है कि नहीं, उसके लिए जो समरूपता की हम पहचान बताए हैं आपके, उसको आपको क्लियर होना चाहिए। समरूपता की जो पहली शर्त है वो क्या है कि सभी कोण बराबर होने चाहिए। सभी कोण आपस में बराबर होने चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। पहली शर्त यही है कि सभी कोण आपस में बराबर होना चाहिए। दूसरी समरूपता की शर्त जो है कि संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसी को अगर मैथ की भाषा में हम लिखें तो जो हमने लिखा था ना AB/D बराबर BC/D, तो वही चीज है। तो अब पहली शर्त को देखें, क्या पहले अगर ये दोनों शर्त को फुलफिल कर दे तो ये सब दोनों
जो फिगर दिए गए हैं ये समरूप हैं। अगर दो में से किसी एक को भी नहीं करता तो समरूप नहीं है। तो पहली शर्त हम चेक करते हैं, क्या यह इसके सभी कोण आपस में बराबर हैं? मतलब देखिए पहली चीज तो ये त्रिभुज है एक और चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो है आपका एक वर्ग दिख रहा है, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। ये भी वैल्यू के आधार पर अगर देखा जाए तो मान तो सभी समान हैं, लेकिन ये जो बना है ना, ये देखिए इस रेखा के पैरेलल है। और जब कभी भी ये इस प्रकार से बने तो ये जो ये एंगल होंगे ना, ये 90 डिग्री नहीं हो सकते हैं। लेकिन इसमें जो है आपके बुक में जो है यहाँ पर ये ऐसे ऐसे बना हुआ है। इस जहाँ पर ये बना रहे वो इंडिकेट करता है कि इसके जो कोण है वो कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के हैं। कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के हैं। तो देखिए ये इसके कोण 90 डिग्री का है, लेकिन इसका ये कोण 90 का नहीं है, ना तो ये कोण 90 का है, ना तो ये कोण 90 का है, ना तो ये कोण 90 का है। इसलिए जो पहली शर्त है कि जो सभी कोण होने चाहिए आपस में बराबर, वही आपस में बराबर नहीं है। तब भैया तो लिखेंगे कैसे? एंगल S इज नॉट इक्वल टू एंगल D के। ओके, दूसरा क्या है? एंगल R इज नॉट इक्वल टू एंगल C के, और एंगल P इज नॉट इक्वल टू एंगल A के, और एंगल Q इज नॉट इक्वल टू एंगल B के। ये चारों नहीं बराबर हैं, इसलिए हम कह सकते हैं अतः चतुर्भुज है ना SRPQ तथा DCD ABCD है ना, तथा ABCD, मतलब अतः जो चतुर्भुज है SRPQ तथा ABCD समरूप नहीं है। नहीं। अगर ये देखेंगे ना अनुपात, तो इनका अनुपात बराबर है, दूसरी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, लेकिन पहले ही कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो दोनों जो फिगर दिए गए हैं ये आपस में समरूप नहीं। तो ये इस प्रकार ये एक्सरसाइज 6.1 आपका कंप्लीट हुआ। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब जो नेक्स्ट क्लास की बात करेंगे उसमें हम पहले एक थ्योरम पढ़ेंगे, देन उसके बाद उसके क्वेश्चन को हम देखेंगे। थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करिएगा बच्चों, वीडियो को शेयर करिए, लाइक ज़रूर कर लिया करिए, और इसको चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।